अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली की 5 साल आइनी मुद्दत अगले महीने 12 अगस्त को मुकम्मल होने जा रही है। फिर इलेक्शन 60 या 90 रोज़ में ही होते हैं या निगरान सेटअप लंबा चलता है। इस हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सियासी हलकों का मानना है कि अगर निगरान सेटअप में टेक्नोक्रेट्स को लाया जाता है तो इलेक्शन डिले होने के वाज़ेह इशारे मौजूद हैं, और अगर इलेक्शन डिले होते हैं और तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के को जिन लोगों ने छोड़ा, जिससे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उनको मजबूत होने का मौका मिल सकता है, तहरीक इंसाफ को मजबूत होने का मौका मिल सकता है, तो इसका नुकसान होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। तो लिहाजा ये सियासी नुकसान इन दो पार्टियों को काबिल कबूल नहीं, इसलिए वो जनरल इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहेंगे। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि निगरान सेटअप के ज़रिए हुकूमती मशीनरी का इलेक्शन में एक बहुत बड़ा किरदार होता है। लिहाजा मन मर्जी का निगरान सेटअप भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि विफाक में निगरान सेटअप कैसा होगा। कल लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में बर वक्त इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक किया। कौमी असम्बली को तब कब तहलील करना चाहिए, इसके साथ निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए, इस पर भी सलाह मशवरा हुए, जो बिल्कुल दुबई में इस तरह के सलाह मशवरे जरदारी साहब और नवाज शरीफ के बीच में हुए थे। इस बात पर भी गौर हुआ कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट की बजाय कोई सीनियर सियासतदान होना चाहिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि PDM हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर किसी टेक्नोक्रेट की जगह सियासतदान को ही क्यों लेकर आना चाहती है? क्या हुकूमत को ये खदशा है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट आ गया तो आम इंतखाबात को इल्तवा में डालना बड़ा आसान हो जाएगा? कल मेरे ही शो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने वाजे किया कि जिसका काम उसी को साझे, यानी इलेक्शन सियासी काम है तो निगरान की कुर्सी पर भी किसी सियासतदान को ही आना चाहिए। क्या कहा कायरा साहब ने, जरा सुनिए। केयरटेकर गवर्नमेंट की बातें बहुत है, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। वजारत उज़्मा हो, वजारत आला हो या वजीर हो, ये सियासी ऑफिस हैं। इस पे ना टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, ना रिटायर्ड जजेस और जनरल होने चाहिए। ये प्योरली सियासतदानों का काम है। नाजरीन, यहाँ सवाल ये भी है कि माजी करीब में PDM हुकूमत ने पंजाब और KPK में इलेक्शन ना करवाकर एक प्रेसिडेंट तो सेट किया है, ये एक हकीकत है, और अब खुद ही इससे खौफजदा भी हो रहे हैं। इलेक्शन इल्तवा के हवाले से क़यास आराइयों की बात करें तो इस गैर यकीनी की सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह पंजाब और KPK में निगरान सेटअप का 90 रोज़ की आइनी मुद्दत गुजरने के बावजूद आज भी जारी रहना है। सवाल ये भी है कि अगर बर वक्त इलेक्शन के रास्ते में कोई इदारा रुकावट बनता है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को PTI की तरह एहतजाजी मोड में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जोड़ तोड़ की जो सियासत है, इसको देखें तो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मंजरनामे पर बिल्कुल बैकफुट पर है। PTI छोड़ने वाले जहांगीर तरीन के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है ना वो पनाह ले रहे हैं या अपनी अलग सियासी जमात बनाने पर भी गौर कर रहे हैं। ऐसी खबरें परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी हैं कि नून लीग में उनको शमूलियत की दावत दी गई, लेकिन कहीं से उनको इशारा मिला कि नून लीग ज्वाइन नहीं करनी, लिहाजा वो अपनी नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से सवालात खड़े हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। PTI से अपनी राहें जुदा करने वाले फैसल वाउडा साहब को तो तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। उनका ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन में PTI को पार्टी टिकट लेने के लिए बंदे ही नहीं मिलेंगे। उनका ये भी दावा है कि चेयरमैन PTI किसी को भी अपनी पार्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे, बल्कि वो जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो किसी को देने के बजाय फेंक देंगे। फैसल वाउडा साहब भी आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, आपको ये क्यों लगता है कि आने वाले जो दिन हैं वो चेयरमैन PTI के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का उनके लिए बढ़ सकती हैं? ख़ासकर चेयरमैन PTI मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है। क्यों आपको ये लगता है? बहुत शुक्रिया शादी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो जुर्म हो गए हैं, करवा दिए गए हैं, कर लिए गए हैं, उस पे कानून तो हरकत पे आएगा, और जब चीज़ें कानून से बाहर चली जाती हैं, हाथ से बाहर चली जाती हैं, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो जाती हैं, इंसान और जानवर का फ़र्क सोसाइटी में ख़त्म कर दिया जाता है, शोधाओं की लाशों का तमस्खर उड़ाया जाता है, फ़ौज की इंस्टीट्यूट्स और इंस्टॉलेशंस को आग लगा दी जाती है, एक दुश्मन मुल्क का काम कर बैठते हैं, करवाने वाले और ख़ुद करने की हिदायत देने के बाद, और जो सारे बयानात जो उनकी लीडरशिप है, जो उनके बहुत लॉयलिस्ट थे बकौल उनके, उन सब ने वो शवाहिद भी दे दी हैं, 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी दे दी हैं, व्हाट्सएप की बातें भी सुना दी हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनवा दिया है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो
चेयरमैन साहब ही की डायरेक्शन से हुई है। तो उसके बाद अगर आप कहें कि जी अगर एक आदमी बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, लेकिन बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने एक मिसाल दे रहा हूँ कि कत्ल कर दिया है, तो वो कानून से बालातर हो गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ हमने जेल से प्रेसिडेंट हाउस भी लोगों को जाते हुए देखा है इस मुल्क के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से फांसी के तख्ते तक भी चढ़ते हुए देखा है। तो हर किस्म की मिसाल तो पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी बात ये कि वो अभी भी दावेदार हैं कि वो टिकट्स देंगे, टिकट्स देंगे ज़रूर उनकी पार्टी में, वो किसी को अपना स्टेयरिंग नहीं देंगे। मैं आज भी कायम हूँ अपनी बात के ऊपर। वही लीडर थे, वही लीडर हैं, वही पीटीआई हैं, और पीटीआई वो खुद है, और ना उनका नेमो बदल उस पार्टी में कोई है। तो लेने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। जब लेने वाला मौजूद नहीं होगा तो इलेक्शंस का टर्नआउट लो होगा, वोटर्स कम होंगे, वोट्स कम होंगे कंपेयर टू पहले जितने सालों में इलेक्शन होते रहे। आज़ाद उम्मीदवार का रोल होगा। ग्रुपों में बटी हुई पार्टियां या जो पार्टियों की शक्ल ले लेंगी उनको कुछ मिल जाएगा। वाडा साहब, इसमें कोई शक नहीं है, 9 मई एक हकीकत है, ये गलती नहीं थी, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनासिर को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अब आज जो सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स इसमें शामिल नहीं है? 9 मई को एक साइड पे रख दें, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए शादी साहब, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ आपकी इस तज्जिए से करूँगा। बिल्कुल आपने जो बात की, आपकी तज्जिया ठीक है, लेकिन ये कहना कि वही सब कुछ हो रहा है, नहीं। क्या किसी ने उनको कहा था या किसी ने कारकुनों को कहा था, लीडरशिप कहा था कि आप जाके लोगों के शहीदों के तमस्कर उड़ा दें, उनकी लाशों का, उनकी शहादतों का मजाक उड़ा दें, क्या तनसीबात को आग लगा दें? ये तो किसी ने नहीं कहा। ये कोई ज़बान से तो नहीं चीज़ हो रही है, तो एक्शंस हुए हैं और एक्शन नज़र आए हैं और जिन्होंने किए हैं। देखिए मेरे लिए उन लीडर्स को तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई 10,000 बंदा पकड़ा गया है जिसको इश्तियाल दिला के ब्रेन वॉश करके ये काम करवाया गया है, देखिए वो तो तबाह और बर्बाद हो गए ना। उनको 2 साल से 20 साल की कैद होनी है। उनके तो माँ बाप रुसवा हो गए, बिन मौत मारे गए जब उनकी औलादें अंदर हैं। किसी का एक बेटा है, कोई एक कमाने वाला है, उनके एजुकेशन, उनका फ्यूचर सब तबाह कर दिया है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन ने बड़ी आसानी से लाताल्लुकी करके पीठ भी दिखा दी है। तो अगर तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअल रियलिटी पता करनी, तो उन 10,000 लोग, खानदानों वालों से आप लोग जाके इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्या समझते हैं इस चीज़ के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो बोग्स है पीडीएम में, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या मौलाना साहब, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के लिए यही सोचते हैं। मस फर्क ये हो गया, उनका सारा काम जबान से और एक्शन से और बहुत आगे बाहर जाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी ने कर दिया। ऐसा नहीं है कि इनमें बोग्स नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये इसलिए बेहतर लग रहे हैं क्योंकि ये उस लाइन को नहीं उन्होंने क्रॉस किया था क्रॉस, हर एक BC स्टेजेस क्रॉस किए हैं, लेकिन कोई A to Z नहीं गया, कोई इस हद तक नहीं जा सका, ना सोच सकता था। क्योंकि इन पार्टीज में और हमारी पार्टी में फर्क ये था कि इनकी पार्टी के अंदर बोग्स इनके अंदर है, नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, सारी 13 जमातों में इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोग्स है, लेकिन इनके पास कोई खास नहीं था जो इनका हिस्सा बनता और उनसे तबाही करा देता, और इनके अंदर वो जुर्रत भी नहीं थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर चेयरमैन साहब झाड़ पे चढ़ने में बहुत तेज थे, उनके इर्द गिर्द वाले उनको जो दिखाते थे उनको सुपरमैन बताते थे, और उसमें एक खास की इन्वॉल्वमेंट थी, 2 खास की, एक की ज्यादा। तो घर का भेदी घर का रास्ता दिखाता है, तो वो इस वजह से वो लाइंस क्रॉस कर बैठे। अब अगर आप कहेंगे रिवर्स हो जाएगी वो लाइंस, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से तो हो सकती है, लेकिन दुनियावी कानूनी इंसानी तौर पे नहीं हो सकती। फिर आपका सवाल ये होना चाहिए शाजिया साहिबा, एंड आई वुड एक्सपेक्ट एंकर्स, आप जैसे लोग जो हैं वो ये सवाल करें कि ये जब धरना, प्रोटेस्ट और आग लगना, जलना जलाना, इससे हमें मिलना क्या था? क्या हम जमहूरियत को बहाल कर रहे थे? क्या हम इलेक्शंस ले रहे थे? या केयर टेकर गवर्नमेंट पे हमारा झगड़ा था? पाकिस्तान के बच्चों की तकदीर बदलने जा रहे थे? वोटर सपोर्टर के लिए कोई काम करने जा रहे थे? अस्पताल बनाने जा रहे थे? इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक करने जा रहे थे? प्रेशर डालने से आपको क्या मिलना? क्यों? Yes. नहीं शाजिया साहिबा, क्यों सिर्फ ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था जिसमें अनफॉर्चुनेटली
अरशद शहीद साहब की शहादत हो गई, एक कत्ल मंसूबे के तहत हो गया, कई रिपोर्टर बच्चे बच्चियाँ ट्रकों के नीचे आ गए। सिर्फ एक हदफ था कि ये आर्मी चीफ ना बने और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का प्यारा था, जो तबाही का भी जिम्मेदार है उतना ही, वो चीफ ऑफ आर्मी साहब बन जाता। इससे हमारा क्या ताल्लुक है? हम एक पॉपुलर वेव के ऊपर, लेकिन जिस प्यारे की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी अगर आर्मी चीफ बन जाते तो सद्दाम हुसैन की तरह साल वो भी हुकूमत करते और इनको भी साइडलाइन कर देते, ये भी आपने कहा है। ऐसा ही था। मैंने देखे कहा पहले प्लान था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, उसमें उन्होंने कहा वो किंगडम संभाल लेंगे, वो बादशाह। किसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया आज तक? चाहे आप पीडीएम की बात करें या हमारे दौर की बात करें, मीठी मीठी बातें करना तो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा लगता है, शक्ल अच्छी है, कद अच्छा है, आवाज अच्छी है, अमाल कहाँ गए? ये जो आज के आपको तहरीक के चेयरमैन साहब नजर आ रहे हैं, वो मैं तो इनको 3 साल पहले अगर मुझसे कंपेयर करें 15 साल पुराने चेयरमैन साहब को, तो वो तो ये चेयरमैन साहब रहे ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपका हदफ क्या था? आपका हदफ एक था कि आप इवेंचुअली इनको चीफ बनवा कर इस खास को आप प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाए, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के वो इनको अंदर डाल के 20 साल के लिए सद्दाम की तरह बैठ जाते। तो सब अपने मुफादात की जंग कर रहे थे। और आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सबका नाम लेते हैं, उस खास का नाम क्यों नहीं लेते? उस खास ने किधर बैत की हुई थी वो नाम नहीं आ रहा, उस खास का छोटा खास जो है उसका नाम नहीं आ रहा। नून लीग फैज साहब को रगड़ती है, इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब बाजवा साहब को रगड़ते हैं, दोनों को मिला के देखे सब कुछ मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, ये तो सब कहानियां खेल रहे हैं, सही, सब ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों सारी पॉलिटिकल पार्टीज ड्रामा कर रही हैं। कुछ लोगों के वादा माफ गवाह बनने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें आजम खान साहब शामिल हैं, जिसमें साहब शामिल है, जिन्होंने 2 दिन पहले आपके बारे में भी कहा ये तो एक झूठा शख्स है, इसको क्या पता हो। जो सिग्नेचर अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से जिस सील डॉक्यूमेंट पर दस्तखत की बात हुई, तो उन्होंने ये भी कहा, साहब को मैं सुन रही थी कि अब जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसके तो सारे मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, वो तो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। अगर किसी ने कोई एहतजाज किया होता, तनकीद की होती, तो वो रिकॉर्ड पे होता, इसलिए उन्होंने आपको झूठा शख्स कहा। तो बात ये है कि अगर ये लोग बन जाते हैं, का भी नाम आ रहा है, वो भी वादा माफ गवाह बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये शख्सियात वादा माफ गवाह बन जाती हैं, फिर बचना बड़ा मुश्किल है चेयरमैन पीटीआई का? मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि आजम खान साहब पावर मिसयूज में ज़रूर हो सकते हैं। मैंने जहाँ तक उनको देखा, मैंने उनको पैसे की लेन देन में नहीं देखा। वो 2 ही आदमियों की बात आंख बंद करके सुनते थे, एक वज़ीर आज़म साहब की, ना वो अपना दिमाग अप्लाई करते थे, ना वो अपनी दिल अप्लाई करते थे, और एक ख़ास का, एक ख़ास और एक वज़ीर आज़म का हुक्म की तामील होती थी, वो सही हो या गलत हो। और मैं अभी भी समझता हूँ, मेरी कन्विक्शन है कि आज़म खान जैसा आदमी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। अब आप उसको वादा माफ गवाह का नाम दे दे, आप उसको ड्यूरस दे दे, आप उसको प्यार दे दे, आप उसको मोहब्बत दे दे, लेकिन जो मैं आज़म खान के लिए बात कर रहा हूँ, जिस वक्त आज़म खान मौजूद भी थे, मैं उस वक्त भी टीवी पे यही बात करता था, जिसकी जो सच्ची बात है वो होगी, जिसकी जो दूसरी सच्ची बात है वो भी होगी। प्रॉब्लम ये है कि इशू अभी ये कि अरशद शरीफ का कत्ल का ट्रायल खुलना बड़ा ज़रूरी है और मंतकी अंजाम तक जाना बहुत ज़रूरी है। उन 10 आदमियों को सरफेस पे आना बड़ा ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये धरने, ये अपॉइंटमेंट रोकना रुकाना, इलेक्शन में क्या होना, सब खुल जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही आदमी था। अरशद शरीफ साहब का केस तो शाजिया साहिबा ओपन एंड शट केस था। ये कह दिया गया कि जी रोका पुलिस ने, गलती से उनको मार दिया। ये तो मैंने आके बताया कि उनका मंसूबे के तहत कत्ल हुआ। उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर। तो 22 करोड़ आदमियों में आपको एक आदमी नजर ये नहीं आ रहा जिसने पूरी चीज सच्चाई के साथ खोल दी। बाद में कत्ल साबित हो गया, उसकी जो चीजें मिसिंग है वो आज तक नहीं मिल रही। मैंने तो आपको 1 साल पहले ये सारी बातें की। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के कनेक्शन के नमाज जनाजा से हमारा धरना स्टार्ट होता है, तो आपको तो बहुत सारी चीजें खुल के मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अब पीटीआई की जो शक्ल है फैसल वाडा साहब, या पीटीआई की जो हालत है, इसमें इलेक्शंस आपको लगता है कि ये होने चाहिए एक सियासी जमात के बगैर? आप जिस तरह कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन स्टीयरिंग किसी और के हवाले नहीं करेंगे, अगर उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो पीटीआई तो फिर ज़ाहिर है नहीं बचेगी, आधी कुछ बाकी तो छोड़ के चली गई है। तो ऐसे में इलेक्शंस की शक्ल क्या रह जाएगी, अहमियत क्या रह जाएगी इस पार्टी के बगैर? देखिए शाजिया साहिबा, जिस वक्त मैं निकाला गया उस टाइम पे पार्टी और चेयरमैन तो आसमान को छू रहे थे। हाँ। मैं तो अच्छे वक्तों में अल्लाह का शुक्र है निकाला गया। हाँ। ये बाकी जो उनके लॉयलिस्ट थे वो तो जब वक्त पड़ा तो वो पीठ दिखा के भागे, क्योंकि उनकी अपने भी इश्यूज हैं।
और मैंने तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, बाकी तो सब कहीं ना कहीं पाक हो गए। मैंने आपको कहा था कि खट्टक साहब की आप कोई भी खबर निकालें, खट्टक साहब ने एक मुस्बत रोल प्ले किया था, एक अच्छा रोल प्ले किया था। वो एक ग्रुप की शक्ल में आएंगे, आके फिर वो पार्टी की शक्ल बन जाएगी। मैं तो कई महीने पहले ये बातें कर दी थी, तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की वही होने जा रहा है। मेरी तो कोई बात भी गलत साबित नहीं हो रही, वही होने जा रहा है, क्योंकि मैं उस हिस्सा था, वही होने जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब के भी रूमर्स निकले, मैंने उस वक्त भी ये कहा कि नहीं, मैंने 6 महीने पहले 6 महीने पहले भी ये कहा था कि खट्टक साहब एक ग्रुप बनाएगी, फिर पार्टी को शक्ल दे देगी उसकी। तो मैं तो आज भी क्लियर हूँ, खट्टक साहब ने एक अच्छा रोल प्ले किया था इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए, लेकिन वो बैकफुट पे आ गए, उनकी बात नहीं सुनी गई। मैं उनसे बहुत आगे तक गया चेयरमैन को और पीटीआई को संभालने के लिए, तो मैं निकाला गया, वो इवेंचुअली बाद में निकाले गए। तो सब चीजें तो पब्लिक इतनी बेवकूफ थोड़ी है, सबको सब नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। फैसल साहब, आपने किसी पार्टी को, आखिरी चीज, जी, अगर मैं टिकट लेने जा ही नहीं रहा, हाँ, अगर मैं टिकट लेने जा ही नहीं रहा या मैं टिकट ले ही नहीं रहा पीटीआई का, तो इसमें पीटीआई का ना होने का क्या वास्ता है? मैं ले ही नहीं रहा, तो जब कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो पीटीआई कहाँ से खड़ी होगी? तो आपका मतलब यह है कि बहुत से लोग अगर अभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं तो वो सिर्फ इंतजार में है कोई कटाकटी निकल जाए, कोई पता चल जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ क्या होना है, फिर वो फैसला करेंगे। नहीं शाजिया साहब, मैं आपको बता देता हूँ, मैं वो भी आपको पेज गोई दे देता हूँ, पहले से बता देता हूँ। जी। उसमें से मेजॉरिटी जो है, जो रूपोश हैं या जेलों में हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जब जेल में जाएंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, फिर हम अपना किनारा कर लेंगे, क्योंकि अब हमने इतना टाइम तो गुजार लिया, तो हमें फेस सेविंग मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। सही। फैसल वाडा किसी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगले इलेक्शन में फैसल वाडा साहब लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? देखिए शाजिया साहब, सबसे पहले तो ये कि मेरी किस्मत का फैसला तो अल्लाह ताला ने करना है, कल क्या होना है मुझे नहीं पता। आज के दिन तो मैं बाकियों के साथ कल क्या होने वाला था, अल्लाह का शुक्र है वो एनालिसिस मेरी ठीक है, वो मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। और जो मैं थोड़ी बहुत 0.01% या इतनी सी कोई मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ज़रूरत आई, शायद यही मेरी सियासत है, ज़रूरत हुई, मुझे समझ में आया, हवा का रुख, सर्दी गर्मी बारिश टेम्परेचर देख कर अगर पॉसिबिलिटी कहीं नज़र आई तो मैं आज़ाद आऊँगा। मैं एज ऑफ नाउ तो मैं किसी पार्टी को, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी जाने का कोई इरादा नहीं है? जवाब नहीं बनता ज्वाइन करने का। नहीं, मैंने तो आप पहले दिन कह दिया था कि मेरे वहाँ सब दोस्त बैठे हैं, मेरे वो अलीम खान साहब भी मेरे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है हमेशा से, और उनका ज़ाती भी हुई, जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो लेकिन मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। वैसे जितनी पेशन गोइयां आप देते हैं और सही होती हैं, शेख रशीद को भी पीछे छोड़ दिया और मुल्क के जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं उनको भी छोड़ दिया है। आपका इंट्रोडक्शन लगता है कि आइंदा लोग कहीं एस्ट्रोलॉजर के नाम पर ही ना करवाना शुरू कर दें, जो आपकी पेशन गोइयां होती हैं। शादी साहबा, मुझसे किसी ने एक बार टीवी शो पूछा तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मुझे शायद बाकियों का पता है, अपना नहीं पता। ऑन अ लाइटर नोट, देखिए ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस है। मैं खान साहब की पार्टी की 4 रुकनी कमेटी का कोर का हिस्सा था। मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, और मैंने उनसे उनकी पीठ पे छुरानी घोपा। मैं चाहता था कि वो बच जाए, उनकी सियासत बच जाए, जमहूरियत बच जाए, पीटीआई बच जाए, वो कत्ल गारत के जो खेल हैं उससे हम निकल जाएं, मासूम लोगों की जानें बच जाएं। मेरा तो यही था, और मुझे अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देगा। मुझे बंदा तो ना कभी दिया है, ना देगा, ना मैं कहते किसी बंदे के आगे मांगा है, ना कभी इंशाल्लाह मांगूंगा किसी बंदे से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब, मेरे साथ बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुल्क भर में इलेक्शन जहां बर वक्त करवाने पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं 60 दिन की कहानी, 90 दिन की कहानी भी है। तो नई और पुरानी मरदमशुमारी को लेकर भी रुकावटें सामने आने का इम्कान है, और फिर इलेक्शन अगर ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन ज़ाहिर है 4 से 6 महीने तक लेट भी हो सकते हैं। अब जो मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक मुकम्मल होना थी वो मई के महीने में कंप्लीट की गई। इसमें देर क्यों हुई, दानिस्ता तौर पर हुई या नादानिस्ता हालात ने इसे लेट किया, वो भी एक कहानी अलग है। लेकिन अब तो मुकम्मल हो चुकी है, जिसका हतमी गज़ट नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं किया जा रहा
कि अब अगर इस नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ बनाई जाती हैं तो कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन को मज़ीद 4 महीने लग सकते हैं, तो ज़ाहिर है इलेक्शन फिर अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर यानी अक्टूबर नवंबर से लेट हो सकते हैं, मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे। तो कानून के मुताबिक नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के होते हुए अगर पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक जनरल इलेक्शन करवाने हैं तो यह आइन के खिलाफ होगा, जिसकी तस्दीक पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने यह कहकर की है कि नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर करवाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि हुकूमत ने अब यह फ़ैसला किया है कि नई मरदमशुमारी के नताइज ही जारी नहीं किए जाएंगे। अगर महज इलेक्शन जल्द करवाने के लिए नई मरदमशुमारी को छोड़कर नई हल्का बंदियों को छोड़कर पुरानी हल्का बंदियों को लिया जाता है तो क्या यह खुद कानून की वायलेशन नहीं हो जाएगी? क्योंकि यही मुस्लिम लीग नवाज तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन का बार बार मुतालबा करती थी तो ये कहते थे कि इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी होनी चाहिए, बाकायदा उन्हें कानूनी शक याद दिलाई जाती थी। लेकिन आज वही मुस्लिम लीग नवाज मरदमशुमारी छोड़कर जल्द इलेक्शन में जाना चाहती है। कहा जा रहा है कि नई हल्का बंदियों की सूरत में पंजाब की कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में चली जाएंगी। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख बताया गया, जिसे MQM ने तस्लीम नहीं किया था। तो फिर कहा गया कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, वो भी नहीं हो सका, बल्कि इसकी जगह कानूनी तरमीम करके ये फैसला किया गया कि आइंदा इंतखाबात के लिए दोबारा मरदमशुमारी कराई जाएगी। अब मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ तो मरदमशुमारी को लेकर बदल गया है। वो कह रहे हैं हमने नोटिफिकेशन ही जारी नहीं करना, ये हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया। लेकिन MQM पाकिस्तान ये कहती है कि कराची और हैदराबाद को कम गिना गया, यानी मरदमशुमारी का गज़ट आने से पहले जो इनका एतराज़ था किया था वो भी अपने एतराज़ पर आज कायम है और पुरानी के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब तो MQM भी चाहती है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शंस हो जाएं। तो सवाल यह है कि MQM इतने अपने एतराज़ात के बावजूद कैसे राज़ी हुई है, कैसे वो पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने तो अभी जो बल्दियाती रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस का बाइकआउट किया था। तो फिर पुरानी हल्का बंदियों पर, पुरानी मरदमशुमारी पर वो जनरल इलेक्शन के लिए MQM कैसे मान रही है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हमें तो MQM की तरफ से हमेशा एक ही एतराज़ सुनने को मिला है नए इलेक्शंस को लेकर के नए इलेक्शंस तो तब तक काबिल कबूल ही नहीं है जब तक आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक आप नोटिफिकेशन जारी करके नई हल्का बंदियाँ सामने ना ले आएँ, बकौल आप लोगों के भी। और जो हकीकत भी है कि ज़ाहिर है जो 2017 की मरदमशुमारी थी उसके बाद से अब तक तो ज़ाहिर है आबादी बढ़ी है, घटी तो नहीं है, कम तो नहीं हुई है। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब तो MQM भी राज़ी है पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शंस करवाने के लिए। सर ये कैसे? मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात जब भी पाकिस्तान में हुए तो उसमें जीतने वाली जमात के ख़िलाफ़ हमेशा जो हारने वाली जमातें होती हैं या जिन्हें कम नशिस्तें मिलती है वो उसकी शफाफियत को लेकर जो है वो आसमान सर पे खड़ा करती हैं और उनमें बहुत सारी वजूहात सही भी होती हैं, चाहे उसमें वो रैपिड ट्रांसफ़र वो जो था सिस्टम था RTS था या हल्का बंदियों को लेकर पहले से प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया गया हो और फिर पोलिंग वाले दिन अगर कुछ हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बुनियादी जो ज़मानत है किसी भी इंतखाबात की शफाफियत को लेकर, साफ और शफाफ इलेक्शन उसी वक्त हो सकते हैं जब पहले साफ और शफाफ मरदमशुमारी तो पाकिस्तान में हो जाए और कम अज़ कम कराची वालों की तरफ से तो हमेशा और पूरी दुनिया ने इस बात को माना भी है कि बर्मी यहाँ है, बंगाली हैं, यहाँ अफ़गानी है, यहाँ दुनिया भर के लोग आबाद हैं, पूरे पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी और इकोनॉमिक माइग्रेंट जो माशी ज़रूरतों के लिए, रोज़गार के लिए कराची में आज भी आ रहा है, जबकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उसके बावजूद भी इन्फ्लक्स हो रहा है। और जामशोर, वो जैकबाबाद, कश्मीर और लाड़काना की आबादी में इजाफा 60% हो जाए इन 6 सालों में, 5.5 सालों में, और कराची की आबादी में सिर्फ 12% इजाफा हो। और यही माजी में 2017 में जो नताइज थे उसकी बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। 98 में क्या हुआ,
तो और फिर 72 से लेकर अब तक ये जो हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि हमें तो अपने ये जेरीमैंडरिंग है ना, इनहेरेंट जेरीमैंडरिंग है, इनबिल्ट है कि हमें अंडर काउंटेड होंगे तो अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे, जब अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे तो अंडर फंडेड होंगे, और जब अंडर फंडेड होंगे तो कराची में पानी के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, वो बातें बजा है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए नई मर्दमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदी है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने बल्दियाती इलेक्शन का जो बाइकआउट किया, यही वजह आती ना, हल्का बंदियां आप लोगों को कराची हैदराबाद में कम गिना गया। आपने बहुत सी ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, लेकिन आप जनरल इलेक्शंस कैसे फिर आप लोग पुरानी मर्दमशुमारी पर लड़ सकते हैं या उसका भी बाइकआउट करेंगे? देखें, जो बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट था उसमें मर्दमशुमारी का बराह रास्त दखल नहीं था। हाँ, लेकिन जो हल्का बंदियां पहले की मर्दमशुमारी पर बल्दियाती काउंसिल के एमसी या डीएमसीज के लिए हुई थी ना, उसमें अगर हमारे हल्के, हमारे जिले या हमारा जो रिवायती वोट बैंक है हमारा भी, और उसमें जमात इस्लामी और पीटीआई भी, वो तो 80-90 हज़ार पर वोटों पर हमारा वोट बैंक, हमारे हल्के बने एक यूसी, और वहां 20,000 के वोट पर बन जाए तो गोया के एक मैच को शुरू होने से पहले एक टीम को 500 रन दे दिए जाए, तो ये कोई इवन बराबरी का मैच है, मुकाबला तो नहीं होता। इसीलिए नंबर 1 आ गई पीपल्स पार्टी, और फिर उसमें भी अगर पीटीआई जमात इस्लामी ने कोशिश की कि उनका मेयर आ जाए मुश्तरका, तो उसमें भी जो तिगड़म हुआ और जो आपने देखा जिस तरह का बंदोबस्त हुआ, जो सूबाई इख्तियारात और वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल हुआ, और फिर उसमें पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया। तो देखें, अभी तो मर्दमशुमारी नहीं, अभी गिनी नहीं, अभी उसको तो शामिल ही नहीं किया गया। उससे पहले वाली में भी हल्का बंदियों में जो कुछ किया गया, इस मरतबा 246 से ज्यादा जो है वो मतलब नशिस्तें थी, इससे पहले 208 थी। तो आप बताएं कि ये जो 246 बड़ी सारी पीपल्स पार्टी के हल्कों में, तो ये उसकी वजह थी। तो आप मुझे बताएं ना कि अगर आप लोग पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन लड़ते हैं तो इसमें एमक्यूएम को नुकसान नहीं होएगा? देखें, एमक्यूएम ने अभी कहाँ ये कहा है कि वो पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन लड़ने के लिए रजामंद है। पता नहीं राना सनाउल्लाह को कहाँ से ये वाली बात आई। सेनेट जो हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल भाई और मैं, ज्यादा हम ही आजकल मेरे ख्याल में तो सर अपना लाहे अमल बताए ना, सर आप अपना लाहे अमल बताए ना। वो हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि हम लोग नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। जो मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, कल भी शहबाज शरीफ की जरदारी साहब से मुलाकात हुई, तो ये सब फैसले हुए हैं, ये सारी डिस्कशन हुई है। उसके बाद ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम नोटिफिकेशन ही जारी नहीं करें। आप लोगों की अब स्ट्रैटेजी क्या है? बाइकआउट करेंगे, नाराज होंगे, या हालात को एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, नाराज होना तो मतलब ये कि जाहिर है कि वो तो एक है ही, मायूसी भी लोगों में है। लेकिन अब कराची जैसे शहर के साथ, चाहे उसमें किसी की भी नुमाइंदगी कितनी भी हो, चले इसको भी एक रहने दें कि ये किसका शहर है, कौन सी जमात का पहला नंबर है, इस इशू को छोड़ दें। लेकिन जहां पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला हो, जहां पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी हो, और ये बैन अल-अक़वामी शहर भी हो, जहां बैन अल-अक़वामी जो दूसरी कौमियतें वो भी हों, तो उसके बाद अगर इस शहर के साथ, और फिर ये आपकी तरक्की का इंजन, मईशत का मरकज़, तिजारती मरकज़, सनतकारी बैंकारी का मरकज़, और उसके साथ अगर ये खिलवाड़ ये होता रहेगा, और अगर इसमें भी कहीं पीपल्स पार्टी और PMLN का मुकमुका है और उनके दरमियान सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म बनेंगे या PMLN का बनेगा, सिर्फ एक यही झगड़ा, बाकी झगड़े नहीं है, और मर्दमशुमारी और सारी वो चीजें हश हश करके कारपेट के नीचे डाल के वो समझते हैं इस तरह वो आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं लड़ेगी? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा होगा तो ये कराची वालों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो उनके साथ ऐसा तो होने जा रहा है, होता है, उनको मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतों से, डॉक्टर साहब अगर नहीं ऐसा होने जा रहा है, उसमें ये अब तक की होने वाली नाइंसाफियों, मजालिम में ये सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी, और ये मुतासिबाना होगी, जालिमाना होगी, खास तौर पे जो सिंध के वडेरे 15 सालों से बिला शिरकत है। देखें ना, वो अपनी मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर वजीर आला लाते, वरना कराची का वजीर आला जाए अगर यहाँ की आबादी को सही गिन लिया जाए, और इस मरतबा डिजिटल चूंकि मर्दमशुमारी डेटा जो इंफॉर्मेशन आई, उसने तो खुद सेंसस कमिशन ने कह दिया
32,000 इमारतों को सही नहीं गिना गया क्योंकि इन्यूमरेटर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तो डॉक्टर पाकिस्तान साहब पीपल्स पार्टी के थे। ठीक है, मसनूई तौर पर उनकी हमारे मुकाबले में अक्सरियत है, PMLN को उनका साथ ज्यादा सूट करता है, हम जो है उनके तरजीहात में उनके बाद आते हैं, लेकिन हमारी अहमियत कराची से, हमारी अहमियत कराची की अहमियत से है। अगर कराची के लोगों को यहाँ जो हर जबान बोलने वाले जी, तो डॉक्टर साहब इस मुतज़्ज़माना रवैये को, आप इस नाइंसाफी को, जिसको आप जुल्म कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, मैं कह रही हूँ अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होने जा रहा है, तो आप इस नाइंसाफी को, इस जुल्म को कबूल कर लेंगे? जी, होना, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। मैंने कहा कि इस कोई एक बात तो कहे। हम एक हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं। देखिए ये थोड़ी, मैं अभी इंतखाबी तो केयर टेकर गवर्नमेंट का मरहला है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी हमने राना अंसार बाजी को नॉमिनेट किया है, चूंकि वहां जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PTI के जो दूसरे नंबर की जमात थी वो वहां मौजूद नहीं है। तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि हमारी तवज्जो तो बहुत सी तरफ लगी। इलेक्शन की तैयारी भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन हम नहीं कर रहे या हमने कोई कह दिया कि हम उसका बॉयकॉट करेंगे, लेकिन यह है कि अंडर प्रोटेस्ट, अंडर ड्यूरेस अगर ये इलेक्शन होगा तो कैसा इलेक्शन होगा, लोगों को एक मरतबा फिर उनकी बुनियादी जो नुमाइंदगी का हक है, जो उनके फंड्स का हक है, जो तामीर और तरक्की में कराची का कराची में जिस तरह मेयर का इलेक्शन जीता गया, जिस शाख पे इस पूरे मुल्क का इख्तिदार इस्लामाबाद और रावलपिंडी चलता है, उस वक्त जब कराची चलता है, अगर कराची का ही गला आहिस्ता आहिस्ता दबाया गया, दूध देने वाली गाय को रोजाना काटा गया, एक और बोटी के लिए पूरा बकरा इसी तरह काटा जाता रहा, तो फिर इसके बाद जो ये अलल्ले तलल्ले इस्लामाबाद के भी हैं या पिंडी के भी हैं, तो ये इस तरह जारी और सारी नहीं रह सकते, ये मुल्क नहीं चल सकता। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह कराची में मेयर के इंतखाब को चुना गया अलल्ले तलल्ले, तो हमने तब वहां पे देख लिए थे, तो फिर आप लोग तो इन इलेक्शंस में भी हमें ऐसे ही अलल्ले तलल्ले नजर आएंगे। तो इस मुल्क के पॉलिसी जो साज जो एक हमारा अपैरेटस है, जहां पॉलिसियां बहरहाल बनती हैं, जिसमें सिविलियन भी और जो सिविलियन के अलावा जो रियासती और आईनी इदारे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना इनपुट देते हैं। अगर वो समझते हैं ये कौमी सलामती, कौमी दिफा के लिए सब कुछ सही हो रहा है, वो समझते हैं कि इससे हम बहुत मजबूत हो रहे हैं और IMF का जो ये आर्जी ऑक्सीजन टेंट हमें मिला है, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे कराची का गला घोंटकर, उसकी आवाज को दबाकर, और यहाँ की जो सारी नुमाइंदा जमातें बड़ी छोटी जो भी हैं उनको एक तरफ रख के सिंध के वडेरों और जागीरदारों को ही पिंडी से भी गले लगाया जाएगा और इस्लामाबाद से भी गले लगाया जाएगा, और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें भी, और ये PTI का जो के बुक्स में हो या किसी के भी बुक्स में हो, लेकिन अगर कराची को भी उसके साथ साथ जो है वो इसी तरह दबा के रखा जाएगा, इसकी आबादी को कम करके, छुपा के, चुरा के और लापता करके ही इसी तरह रखा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि अब आपका गिला किससे है? हद होती है। आप ये गिला किससे कर रहे हैं? आप ये गिला किससे कर रहे हैं? इस्लामाबाद वालों से या पिंडी वालों से? देखें, बात बैनुस सतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। मेरे ख्याल में आप भी मेरी बात का मतलब समझ रही हैं, और पाकिस्तान के जो 24-25 करोड़ आवाम है, अब तो बहुत सारी बातें कोई बहुत ज्यादा ढकी छुपी नहीं रही है, बहुत सारी बातें अब खुलकर भी वाज़े तौर पर भी सामने आ गई हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरा हदफ, मेरा तखातुब, मैं किससे मुखातिब हूँ, मेरे ख्याल में लोग समझते हैं। अब इस मुल्क की दिफा सलामती, तामीर और तरक्की और इसकी मजबूती और इस्तेहकाम के लिए कराची के अगर किरदार को उजागर ना किया गया, IMF का जो एक और बोझ हमने लिया है, ये मजबूरी थी। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत हुआ, पहले हो जाना चाहिए था। अगर जब 250 पे डॉलर था, 200 पे था, उस वक्त हो जाता तो शायद ये 300 तक जाता भी नहीं। कितनी तगोदो करनी पड़। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए MQM से मुशावरत, आप जाहिर है आप लोगों का अपोजिशन लीडर होगा, तो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के दरमियान एक मुशावरत का अमल तो है, लेकिन आप लोगों के मशवरे को अहमियत दी जाएगी? आप समझते हैं ये फैसला पीपल्स पार्टी कर चुकी है? आप लोगों के जहनों में नाम है? देखिए,
देखिए, अब तक तो ये मशावरत अगर की गई तो सिर्फ नुमाइशी थी और उसमें कोई अहमियत नहीं दी गई। और मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चले कराची में KFOR 15 सालों से उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत सिंध के पास इतने वसाइल थे, हजारों अरब रुपए इजाफी वसाइल 7वें कौमी मालियाती कमीशन के बाद मिले, 18वीं तरमीम के बाद मिले उन्हें, आईनी तरमीम के बाद। उसके बावजूद भी अगर कराची को उन्होंने ओन नहीं किया, जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर बने थे उस वक्त 1.5 साल में मुर्तज़ा वहाब के जरिए से ओन नहीं किया, तो आज मुर्तज़ा वहाब अगर मेयर बन भी गए हैं खींचतान के, जबरदस्ती अगर उनकी नाप के कपड़े बना भी लिए गए, कराची की मेयरशिप का उन्हें रोब पहना भी दिया गया, तो मैं ये कह रहा हूँ क्या उसको ओन किया जाएगा? हमें तो जो फर्जंदान है कराची जो MQM की तरफ से आते रहे या जमात इस्लामी या कहीं से, उनको तो कबूल नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, एक बात हकीकत है, सफ में अगर एक इस्लामाबाद में हुकूमतें जब भी बनती रही हैं, MQM ने हमेशा साथ दिया, MQM हमेशा इत्तेहादी रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं है। अब नए इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें आप लोग अपनी शराइत, आप लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात आप वो रखते थे, फिर हमारे सामने वो भी कहानी है, हम कल काबीना से बाहर आ रहे हैं, हम आज हुकूमत छोड़ रहे हैं अगर हमारे मुतालबात ना माने गए। तो आपकी बार भी क्या सिर्फ ये शराइत वजारतों पर होंगी या कराची के रियल जो सही प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आप ये शराइत रखेंगे? MQM के बगैर तो वफाक में हुकूमत बनती नहीं है, तो आपकी बार आप लोगों की क्या शराइत होंगी? देखें, MQM में बड़ा सोच विचार हुआ है, सोल सर्चिंग हुई है, जो गलतियां हुई हैं माजी में उससे हर हाल में आइंदा गुरेज करना है, ये सारे फैसले हो रहे हैं। नई क़यादत, नया खून, नौजवान लीडरशिप को भी आगे लाना है, उन्हें इंतखाबात में भी एक बड़ी तादाद में जो है वो मौका देना, उनके इनोवेशन को, हमारा विजन। फिर इसी तरीके से जो हमारा सिलेक्शन है उसको भी हमें बेहतर करना है। तो ये और पार्टी के कार्डर स्ट्रक्चर में भी 35 साल से कम उम्र के लोगों को लाना, ये सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये भी देखें, उस वक्त जब MQM शामिल हुई थी PTI के साथ, तो मैं MQM से तकरीबन जो मेरी रुखसती ही हो रही थी, लेकिन मेरा मशवरा था कि हमें वजारतें नहीं लेनी चाहिए, हमें जिम्मेदारी और बोझ ना लें, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म का एजेंडा रखें, एक जो अपने जो इलाके, जो कराची की जो अहमियत है उसको उजागर करें। हैदराबाद को नज़रअंदाज किया गया, हमारी यूनिवर्सिटी कई सालों से बननी है लेकिन नहीं बन सकी है। तो ये सारी चीज़ें हमें भी कहीं ना कहीं तलाफी करनी है, कफ़ारा अदा करना है, इजाला करना है अपनी जो गलतियां हुई दानिस्ता नादानिस्ता। तो अब पहली मरतबा मैं, खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, ये एक करंट इससे आया है, एक एनर्जी अनलीश हुई है और लोगों में एक मायूसी, उम्मीद का सफर शुरू हुआ मायूसी तर्क कर। तो मेरे ख्याल में इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं बहुत MQM के बिखरे धड़े जब से इकट्ठे हुए हैं, आप समझते हैं MQM मजबूत हुई है और लोगों में आपका जो वोट बैंक है अब वो बढ़ेगा और लोगों में एक नई उम्मीद जागी है जब से MQM के धड़े इकट्ठे हुए हैं? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि यही एक हल है, इसके अलावा कोई और मुझे नहीं नजर आता ऐसी तंजीम जो जिसका एक नेटवर्क हो, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ उसका एक कनेक्शन रहा हो। लोगों को एडिक्शन भी है ऐसी ही, इसीलिए शायद PTI भी 4 सालों में कोई ऐसा काम नहीं कर सकी। उन्होंने तो 18वीं तरमीम को अपने रास्ते की रुकावट समझ के उसको अपने असाब पे सवार करके उन्होंने तो कभी सूबाई खुद मुख्तारी को बाईपास किया नहीं। 3-4 शिकें थीं आइन की जिसके जरिए से उसको बाईपास करके कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह तक हम पहुंच सकते थे जब PTI और MQM साथ थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हम अपने पार्टी के मंशूर के साथ साथ अगले इलेक्शन के लिए हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म का एजेंडा और फिर एक कौमी एजेंडा जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसकी बात आज प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं PMLN के, MQM ने ये बात 2010 से की थी और आज हमारी उस बात को लोग समझ रहे हैं। एक इकोनॉमी की टीम, सारी जमातों की मुश्तरका ओनरशिप दें, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाइयां हम अलग लड़ते रहे, उसके लिए अलग कोर्स भी वदा कर लें, लेकिन यह कि इकोनॉमी के लिए चाहे IMF और आवाम को तसल्ली और एतमाद देना हो तो उसके लिए कोई टीम होनी चाहिए और उस पर इत्तफाक हो। तो ये सारी चीजों पर हम तो काम कर रहे हैं अपना फर्ज समझ के कि अब पाकिस्तान को कैसे चलाना है, आगे कैसे ले जाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मरदम शुमारी के नताइज देने और उसके जरिए से जो हल्का बंदी होनी उसमें कुछ दिन लगेंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर कुछ दिन इंतखाबात में ताखिर होती है तो ये महंगा सौदा नहीं होगा। कुछ महीने कराची को अपने साथ लें। कुछ दिन नहीं डॉक्टर साहब, महीनों देर हो सकती है।
देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तिगड़म नहीं, पहले से ये कैलकुलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी पहले से मौजूद है। आप भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की सीट बढ़ेगी, एक दो बलूचिस्तान की बढ़ेगी, और कराची की भी एक सीट जो पिछली छीनी गई थी वो वापस मिल जाएगी। तो अगर ये हो जाए तो कौन सा बड़ा सौदा है। सिर्फ कराची की हल्का बंदियां दोबारा होंगी, पंजाब की हल्का बंदियों में जहां तो एमक्यूएम ये समझती है, तो एमक्यूएम ये चाहती है कि अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज में अगर देर होती है, हल्का बंदियों में देर होती है, कोई 4-5 महीने प्रोसेस लेट होता है, इलेक्शन लेट होती है, तो एमक्यूएम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमक्यूएम को कोई मसला नहीं है। ये बहाना है कि 4-5 महीने लेट होंगे। मैं आपको बताता हूं, एक ऑर्डिनेंस आईनी तरमीम का ऐसा आ सकता है जिसके जरिए से पंजाब के नशिस्तों को अगर नहीं डिस्टर्ब करना ना करे, लंबा कराची की सीटों को ठीक कर दें, जो अंदरूनी सिंध की सीटों में मसनू इजाफा उसको थोड़ा बैलेंस में ले आए। तो पंजाब का क्या कसूर है? अगर पंजाब की सीटें भी निकलती हैं तो निकलने दें, पंजाब का क्या कसूर है? फिर सुने, एक ऑर्डिनेंस लाके आईनी तरमीम करके इंतखाबात को अगर वक्त पे भी कराते हैं, अगली जो हुकूमत आएगी उसमें वो आईनी तरमीम को रेटिफाई किया जा सकता है, उसको 2/3 से फिर मंजूर भी किया जा सकता है। देखें, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पॉलिटिकल लोगों को तो रास्ता निकालना है। अगर पॉलिटिकल लोगों का अक्यूमन और विजन ये नहीं होगा कि अगर इलेक्शन वक्त पे भी कराने हैं, न वो कहते हैं ना कि ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो इसी की यही तो पॉलिटिशियंस का काम है। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जिनकी उम्रें 55 से ऊपर है, 60 से ऊपर, 65, 70 से ऊपर, सब एग्जिट डोर पे, डिपार्टिंग गेट पे खड़े हुए हैं, नई क़यादतों को ला नहीं रहे, नीचे कोई काम कर नहीं रहे, और सिर्फ अपने वजीर आजम, अपनी पार्टी का वजीर आजम लाने के लिए बाकी सबको पूरे मुल्क में दाव लगा दे। मेरे ख्याल में अब ये नहीं चलेगा, ये सिलसिला नहीं चल सकता, बहुत इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।